हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की तैयारी है वो कैसे चल रही है। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हमारा टेस्ट नंबर 25वां है वो रहने वाला है। आर एस प्री की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने अब तक 24 क्लासेस कर ली हैं, यानी कि 24 टेस्ट हमने कर लिए हैं। आज का जो टेस्ट है हमारा 25वां रहने वाला है और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है ये पूरे के पूरे सिलेबस पे आधारित है और पूरा सिलेबस है इसके तहत आपका कवर करवाया जाएगा। आज के अगर टेस्ट की बात करें तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो साइंस पे है। हम साइंस के क्वेश्चंस है वो इसके कवर करेंगे और मैंने कल आपको है वो चंद्रयान, आपका जो चंद्रयान है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों के बारे में अच्छे से क्वेश्चंस है मैंने आपको कवर करवाए हैं। मैंने आपको 20 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मैंने आपको चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन सभी के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपके लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग डेट, इनके डायरेक्टर कौन थे, ये किन की अध्यक्षता में हुए थे, टोटल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे मैंने वहाँ पे आपको समझाए हैं। तो वो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अब आगे आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे आपका जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, महिला सुपरवाइजर, आरएएस, एसआई, एएसआई, सारे के सारे जो एग्जाम होंगे उनमें 1 से 2 क्वेश्चन चंद्रयान से आपके पढ़ेंगे। तो आपको वो क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखनी चाहिए। और जो आज का हमारा टेस्ट नंबर 25 है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन से आज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है वो हमें बताना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसे नाविक रोग कहते हैं। विटामिन सी को प्रतिस्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है। लंबे समय तक मक्के के सेवन से या एक ही प्रकार की दाल के सेवन से पिलागर रोग हो सकता है। और विटामिन B5 की कमी से, ये BS नहीं है B5 है, B5 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। व विटामिन B7 की कमी से बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं। हमें बताना है असत्य कथन। तो इसमें विटामिन सी, विटामिन B5 और विटामिन B7 के बारे में बात किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं B5 है, इसका रासायनिक नाम होता है पेटोथेनिक अम्ल या पिटोथिनिक अम्ल। ये होता है आपका B5 होता है। इसकी कमी से बाल झड़ते नहीं है, इसकी कमी से बाल है वो असमय सफ़ेद हो जाते हैं, वर्दी में है वो कमी आती है और जो आपके स्किन रोग होते हैं यानी जिन्हें चर्म रोग बोला जाता है वो होने लग जाते हैं। जनन क्षमता में है वो कमी आती है, जनन क्षमता में कमी आती है और जो तनाव है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये B5 की कमी से होता है। तो आप एक तरफ से विटामिन को नोट डाउन कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया था कि कौन सी घुलनशील है, कौन से आपके जो जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है। तो उसी में आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि B5 का नाम पेटोथेनिक अम्ल होता है। इससे क्या होता है, इसकी कमी होती है, बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं, वर्दी की कमी हो जाती है, स्किन रोग हो जाते हैं, जनन क्षमता में कमी आती है और तनाव बढ़ता है। वहीं अगर B7 की बात करें तो B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटिन। B7 का नाम होता है बायोटिन है। और अगर इससे देखें कि इसकी कमी से क्या होता है तो इसकी कमी से जो बाल है वो झड़ने लग जाते हैं। तो यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है B7 और B5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से वो स्कर्वी रोग होता है जिसे नाविक रोग भी कहते हैं। और प्रतिस्कर्वी विटामिन की भी कहा जाता है। और लंबे समय तक अगर मक्के के सेवन से या एक ही प्रकार की दाल के सेवन से पिलागर रोग हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। 2 क्वेश्चन आते हैं आपसे कि जो विटामिन होते हैं कौन से तो जल में घुलनशील होते हैं और कौन से वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी जो संकुल रूप में होता है यानी B1, B2, B7, B5, B12, तो ये सारे के सारे जल में घुलनशील है। और विटामिन सी भी क्या है, जल में घुलनशील है। बाकी जितने आपके बच गए
आपके विटामिन के, विटामिन आई, विटामिन ए, विटामिन डी, तो ये सारे के सारे, सॉरी विटामिन ई, तो ये सारे के सारे है, ये क्या है, ये बस में घुलनशील है, और बी और सी जल में घुलनशील है, तो ये भी दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटीजन यानी प्रतिजन एवं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का अध्ययन है वो सीरोलॉजी कहलाता है। एंटीजन प्लाज्मा में तथा एंटीबॉडी आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीबॉडी का आकार वाई के समान होता है। 2 H इकाई व 1 L इकाई मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। हमें बताना है सही कथन। इसमें राइट आंसर की बात करें तो जो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कि एंटीजन प्रतिजन एवं एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी है का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है, तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। एंटीजन प्लाज्मा में तथा एंटीबॉडी आरबीसी में, ये इन्होंने उल्टा दे दिया। जो एंटीजन होते हैं वो तो पाए जाते हैं आरबीसी में, और जो आपके एंटीबॉडी होते हैं वो पाए जाते हैं प्लाज्मा में, तो ये इन्होंने उल्टा दे दिया, तो ये हो गया गलत। अगला, एंटीबॉडी का आकार है वो वाई के समान होता है, इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। और 2 H इकाई व 1 L इकाई मिलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। जो एंटीबॉडी है उसमें 2 तो जो बड़ी इकाइयाँ होती हैं वो तो होती हैं 2 बड़ी इकाई, वो तो होती है H, 2 बड़ी इकाइयाँ वो तो होती है H, और जो शेष 2 इकाइयाँ होती हैं, शेष 2 जो छोटी इकाइयाँ होती है, छोटी इकाइयाँ वो होती हैं L, और जो 1 H इकाई है वो 1 L इकाई से मिलकर क्या प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, तो ये भी इन्होंने गलत दे दिया, क्योंकि 2 H नहीं 1 H इकाई और 1 L इकाई मिलकर है प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो आपका A और C इन्होंने सही दे रखा है, तो हमें सही कथन बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल A व C सही दे रखा है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जो आज की आपकी साइंस की जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वे टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे आपके सिलेबस में सीधा सीधा इनको मेंशन किया होता है और उनसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस क्लास की जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आपको उसे भी ज्वाइन कर लेना है। निम्नलिखित में से साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, सोडियम लवण और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। जब तेल या वसा ये हैं वो क्षार के साथ अपक्रिया करते हैं, बेस के साथ अपक्रिया करते हैं, तो इसके कारण साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। साबुन और इसके साथ क्या बनता है, ग्लिसरॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके अपक्रिया से, तेल या वसा है जो क्षार के साथ अपक्रिया करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साबुन है वो कौन से कार्बनिक वसीय अम्लों से बना होता है, तो आपको याद रखना है कि साबुन उच्च अणुभार वाले जो कार्बनिक वसीय अम्ल होते हैं, कार्बनिक वसीय अम्लों के एक तो आपका सोडियम और एक आपका पोटेशियम, इसके लवण होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो साबुन है वो उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। पूछा जा सकता है कि किसके लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व पिच ऑफ वॉइस किस पर निर्भर करता है, उसके तरंग दैर्ध्य पर, उसके सर्व्यप्रास पर, ध्वनि की चाल पर और उसकी आवृत्ति पर। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। यानी जब ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार जब क्रमबद्ध करना हो तो किसका यूज किया जाता है, तारत्व का यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है कि जब ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध करना होता है तो किसका यूज किया जाता है, आपके तारत्व का यूज किया जाता है। ध्वनि की जो
तीक्ष्णता होती है, तीक्ष्णता, या फिर मान ले कि उसका तारत्व है, तारत्व है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपके किस पर है, ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर। अब आप माने कि जो तारत्व है, तीक्ष्णता है, वो जितनी अधिक होगी तो आवृत्ति भी उसकी बढ़ती जाएगी, अगर तारत्व कम होगा तो आवृत्ति भी है वो घटती जाएगी, यानी तारत्व है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है, आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी तो तारत्व घटेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट तक दिखाई देना और जो सूर्य अस्त होता है उसके बाद भी कुछ मिनट तक सूर्य दिखाई देना, ये किस चीज के कारण होते हैं? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और अपवर्तन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है फोर्थ है। जब प्रकाश होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो तिरछा प्रवेश करता है, और जो दूसरा माध्यम होता है उसके जो संचरण की दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ही होता है जिसके कारण सूर्य होता है वो वास्तविक जो सूर्योदय होता है वो कुछ समय पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है तो कुछ देर बाद तक सूर्य वो दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ओजोन परत की औसत मोटाई है वो 300 डोबसन इकाई है। ओजोन परत की मोटाई में कमी का मुख्य कारण पीएफसी पर क्लोरोकार्बन गैस है। रोलैंड तथा मोलिना ने वर्ष 1975 में सर्वप्रथम सीएफसी के कारण ओजोन परत के नष्ट होने की प्रक्रिया को समझाया था। ओजोन परत की मोटाई 220 डोबसन यूनिट से कम होने पर इसे ओजोन परत में छिद्र कहते हैं। तो हमें इसमें असत्य कथन बताना है। सबसे पहले तो ये कि जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसका जो समताप मंडल है, समताप मंडल है यानी आपका स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें है वो परत में एक ओजोन गैस से बनी एक पतली परत होती है, पतली परत होती है जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है ओजोन परत। और ओजोन परत है उसकी जो मोटाई होती है उसको डोबसन में मापते हैं, तो यानी इसकी माप की इकाई है वो डोबसन है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन के परत की जो मोटाई मापते हैं उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है डोबसन। ठीक है। अगला कि जो आपकी ओजोन परत की औसत मोटाई होती है वो 300 डोबसन होती है। अगर आपसे पूछ ले कि 100 डोबसन में कितने एमएम होते हैं, 100 डोबसन में, तो आप याद रख सकते हैं 1 एमएम, 1 एमएम। ये अगर यूनिट आपको चेंज करने के लिए बोले या फिर सीधा ही दिया हुआ मिल जाए चेंज के लिए तो आप बता सकते हैं 100 डोबसन बराबर 1 एमएम। अगला कि ओजोन परत की मोटाई में कमी का मुख्य कारण पीएफसी पर क्लोरोकार्बन है, यही आपका असत्य दिया हुआ है। पीएफसी पर क्लोरोकार्बन होता है ये ओजोन परत की जो मोटाई की कमी के लिए उत्तरदायी जरूर होता है, उत्तरदायी तो होता है लेकिन मुख्य कारण नहीं होता। मुख्य कारण होता है आपका सीएफसी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओजोन परत की मोटाई है उसकी कमी का मुख्य कारण तो सीएफसी होता है, लेकिन आपका पीएफसी यानी पर क्लोरोकार्बन और आपका एचएफसी हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये दोनों भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो तीनों याद रखना है, सीएफसी मुख्य कारण होता है और पीएफसी और एचएफसी यानी हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये उसके उत्तरदायी होते हैं। अगला, रोलैंड तथा मोलिना ने वर्ष 1975 में सर्वप्रथम सीएफसी के कारण ओजोन परत के नष्ट होने की प्रक्रिया को समझाया था। तो ये भी उन्होंने बिल्कुल सही है कि कैसे नष्ट होगी, नष्ट होने की प्रक्रिया को उन्होंने समझाया था। और जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई 220 डोबसन यूनिट से कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं कि ओजोन परत में छिद्र होता है, उसे छिद्र होना बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कि इन्होंने असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव नहीं पाया जाए तो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यूरो मानक वाहनों के धुएं में कार्बन की मात्रा का निर्धारण करते हैं।
उद्योगों से प्रदूषण को कम करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें सही कथन बताना है। तो इनके सही कथन में इन्होंने सारे ही सही दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप याद रख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो औसत तापमान लगभग है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि पृथ्वी पर अगर हरित गृह प्रभाव नहीं पाया जाएगा तो उसका औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यूरो मानक है वो वाहनों के धुएं में कार्बन की मात्रा का निर्धारण करते हैं। उद्योगों में प्रदूषण को कम करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो साइक्लोन सेपरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। तो इसमें ये तीनों ही सही दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारण खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या बढ़ती जाती है तथा जीवों का आकार है वो छोटा होता जाता है। परजीवी खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या कम तथा जीवों का आकार बढ़ता जाता है। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें हमें असत्य कथन बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला पर बना हुआ क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा खाद्य श्रृंखला के बारे में बता देती हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही सोल्व कर दोगे। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें जो भोजन के लिए प्रत्येक जीव एक निश्चित क्रम में चलता है। तो जो एक निश्चित क्रम में जो स्थित होता है, इसी क्रमबद्धता को क्या बोलते हैं? इस क्रमबद्धता को खाद्य श्रृंखला बोलती हैं। और जो ये खाद्य श्रृंखला होती है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीनों इसमें दी हुई है। चारण खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। जो चारण श्रृंखला होती है ये चरने के आधार पर होती है, यानी इसमें क्या होता है कि जीवों की संख्या आगे जाने पर जीवों की संख्या में तो कमी होने लगती है और जो जीवों का आकार है वो बढ़ने लग जाता है। तो इसमें दिया है कि आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और जीवों का आकार छोटा हो जाता है। ये इन्होंने गलत दे दिया। जैसे इसमें चारण खाद्य श्रृंखला का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहले घास को हिरण खाता है, हिरण, ठीक है। इसके आगे फिर भेड़िया, फिर इसके आगे शेर। तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने बोला है ना कि आगे बढ़ने पर जीवों की संख्या में कमी होती है, जीवों का आकार बढ़ता जाता है। तो ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन इसमें इन्होंने गलत दे दिया। तो आपका ए गलत हो गया, हमें ऐसे ही बताना है। दूसरा, परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें क्या है कि जब आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला आगे बढ़ते हैं तो जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। इसमें इन्होंने संख्या कम होती जाती है, यानी इन्होंने उल्टा दिया है खाद्य श्रृंखला, आपकी चारण खाद्य श्रृंखला और परजीवी खाद्य श्रृंखला को। परजीवी में क्या होगा कि आगे जाने पर जीवों की संख्या बढ़ेगी और उनका जो आकार है वो कम होता जाएगा। जैसे पेड़ के बाद चिड़िया के बाद परजीवी। तो आकार है वो छोटा होने लग गया और जो संख्या है वो क्या होने लगी? बढ़ने लग गई। तो आपका ये क्या होता है? ये होता है आपकी परजीवी खाद्य श्रृंखला। उदाहरण मैंने बता दिया, पेड़, चिड़िया, परजीवी। अगला है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला होती है वो सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला होती है, जो कि इन्होंने सही दिया हुआ है। तो इसमें असत्य ए और बी दिए हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। जो आपके मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला है, इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है। वो क्या कि जो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला होती है ये बताती है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उत्पादक और जो अपघटक होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। ये दो इसमें अनिवार्य होते हैं, उत्पादक और अपघटक। जबकि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता वो अनिवार्य नहीं होता। इसके बिना भी ये खाद्य श्रृंखला बन सकती है। जैसे घास हो गया, वो तो हो गया उत्पादक घास, और जो अपघटक हो गया वो हो गया कवक। तो ये स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक और अपघटक अनिवार्य होते हैं, जबकि उपभोक्ता है वो अनिवार्य नहीं है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है,
आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैंची की तरह उपयोग में लिया जाता है या उपयोग किया जाता है। हेलिकेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है वो आणविक कैंची मान ले, चाकू मान ले या फिर आपका प्रतिबंधित एंजाइम मान ले। प्रतिबंधित एंजाइम्स इनकी तरह यूज में लिया जाता है। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है उसी की तरह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है, उसे उपयोग में लिया जाता है। और ये जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं और ये डीएनए को विशेष स्थानों से काटते हैं। जो डीएनए होता है उसको विशेष स्थानों से काटते हैं। अगर इनकी खोज से संबंधित पूछ ले कि इनकी खोज है, वो आप लिख सकते हैं ऑर्थर नाथन और स्मिथ ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। खोज तो है आर्थर, नॉर्थन और स्मिथ ने की। ये जीवाणुओं में पाए जाते हैं, डीएनए को एक विशेष जगह से काटते हैं और इसे प्रतिबंधित एंजाइम्स और आपकी आणविक कैंची या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? नैनो कण द्वारा 120 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है, यानी नैनो कान। नैनो कण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। नैनो कण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना होता है और नैनो कण रजत चांदी के केवल एक नैनो कण का बना होता है। इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नैनो कण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। हम नैनो टेक्नोलॉजी बोल दें, नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर हम इसे नैनो टेक बोल दें, नैनो टेक बोल दे। तो ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कोई भी पदार्थ होता है तो उसको परमाणु, आणविक यानी अणु, आणविक और उसके सुपर मोलिकुलर, तो इनके स्तर पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी नैनोटेक जो आपकी तकनीक होती है उसके अनुसार परमाणु, अणु और सुपर मोलिकुलर इनके आधार पर, इनके स्तर पर है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है और इनमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण है वो शामिल होते हैं। नैनोमीटर तक के कण है इसमें शामिल होते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को दक्षिण एशियाई उपग्रह कहा जाता है? GSAT-9, GSAT-9, INSAT 18, GSAT-16 और GSAT-6। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, GSAT-9 है, उस उपग्रह को दक्षिण एशियाई उपग्रह कहा जाता है। जो GSAT-9 है ये भारत के द्वारा निर्मित जो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसका अगर आपसे पूछ ले जो प्रक्षेपण है वो कहाँ से हुआ? इसका प्रक्षेपण सतीश धवन से हुआ। प्रक्षेपण सतीश धवन आपका जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से 5 मई 2017 को इसका प्रक्षेपण है वो किया गया। आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। GSAT-9 को दक्षिण एशियाई उपग्रह कहा जाता है, जिसको जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन से एक सैटेलाइट है और इसका जो प्रक्षेपण है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 5 मई 2017 को लॉन्च किया गया, इसका प्रक्षेपण किया गया। जो GSAT उपग्रह ये मुख्य रूप से मौसम से जो संबंधित जानकारी है वो हमें देता है और इस उपग्रह से जो आपके अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, मालदीव
और एक आपका बांग्लादेश। ये सारे भी इससे मौसम से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो इससे प्राप्त करते हैं। तो आपको याद रखना है GSET 9 के बारे में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनालॉग संकेतों में सूचनाओं का संप्रेषण सतत रूप से होता है। बिल्कुल सही दिया है, ये एनालॉग सिग्नल के बारे में बता रहा है। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं को साइन से वेव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एनालॉग आपके सिग्नल है वो बाइनरी फॉर्म के रूप में होते हैं, ये इन्होंने गलत दे दिया। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो तरंगों के रूप में होते हैं। किसके रूप में? तरंगों के रूप में। डिजिटल संकेतों में सूचनाओं का संप्रेषण असतत रूप से होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। और डिजिटल संकेत बाइनरी फॉर्म के रूप में होते हैं, यानी बाइनरी फॉर्म कौन सा? 0 से 1, 0 से 2 ऐसे। तो ये भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। तो ABDE इन्होंने सही दिया है, यानी 1, 2, 4 और 5। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। तो आपके जो एनालॉग सिग्नल है वो सतत रूप से होते हैं, डिजिटल सिग्नल है वो असतत रूप में होते हैं। अगला इन्होंने बताया है कि जो एनालॉग जो आपके सिग्नल होते हैं वो तरंगों के रूप में होते हैं, और जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं वो बाइनरी फॉर्म के रूप में होते हैं। और जो आपके ये डिजिटल संकेत होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, ये आपके अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो विरूपण है वो आसानी से नहीं हो पाता। लेकिन जो एनालॉग संकेतक होते हैं इनका विरूपण आसानी से हो जाता है, तो इनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में विभिन्न हेलीकॉप्टर के रूप में असुमिलित है। अपाचे हेलीकॉप्टर USA से प्राप्त है, जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। Mi-24 हेलीकॉप्टर रूस से प्राप्त भारत का प्रमुख लड़ाकू हेलीकॉप्टर। Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्रांस से प्राप्त मालवाहक हेलीकॉप्टर, और Mi-26 हेलीकॉप्टर रूस से प्राप्त मालवाहक हेलीकॉप्टर। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन 3 है, जो कि असुमेलित दिया गया है। जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो फ्रांस से नहीं, ये रूस से प्राप्त है। रूस से प्राप्त एक मालवाहक हेलीकॉप्टर है। और Mi-26 हेलीकॉप्टर है ये भी रूस से प्राप्त है, वो मालवाहक हेलीकॉप्टर है, जो कि विश्व के सबसे बड़े मालवाहक हेलीकॉप्टर में से आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? एथलीट, गोल्फ, स्नूकर और भारोत्तोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और इनका जो एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि उन्होंने वर्ष 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, सिडनी ओलंपिक उन्होंने इसमें जो ओलंपिक है इसमें जो आपका वेट लिफ्टिंग है इसमें मेडल जीता था। कौन सा? ब्रोंज मेडल। और मल्लेश्वरी है वो ओलंपिक में यानी वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? पहली भारतीय महिला, और इनका रिकॉर्ड अभी तक विद्यमान है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था, और भारत की पहली ये भारतीय महिला है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके ये इंडिया आर्ट एंड कल्चर का है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, तेलंगाना का। जो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है वो कहाँ है? तेलंगाना में है। इससे कुछ और जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं, तो मैं आपको वो लिखवा देती हूँ। सबसे पहले कि वारंगल में है, वारंगल में स्थित है, और ये वारंगल में स्थित एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें जो इसका नाम रामप्पा रखा गया है वो इसके जो शिल्पकार है उनके नाम पर रखा गया है।
जो इसके शिल्पकार थे वो कौन थे, रामप्पा थे, और उसी के नाम पर है इनका जो मंदिर है इसका नाम है रखा गया। तो ऐसा ये एकमात्र मंदिर है जहां पर इनके शिल्पकार के नाम पर है इस मंदिर का नाम है रखा गया है। दूसरा आपसे पूछ ले कि इसका जो निर्माण है वो किस महाराज ने करवाया था, तो ये काकतीय वंश का है महाराज थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी सदी में, 12वीं सदी में, ठीक है। और जो इसका निर्माण है वो कौन से राजा ने करवाया था, महाराज ने करवाया था, तो काकतीय वंश के जो नरेश राजा रुद्रदेव थे, राजा रुद्रदेव, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और जो वारंगल का जो ये रुद्रेश्वर मंदिर है, इसीलिए इसे रुद्रेश्वर कहा जाता है। रुद्रेश्वर मंदिर है ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि तारे के आकार का बना हुआ है, तारे के आकार का बना हुआ है, ठीक है। और एक ऐसा मंदिर जो एक ही छत के नीचे है, वो 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इसमें एक तो शिव की मूर्ति है, दूसरे विष्णु जी की, और तीसरे सूर्य देवता। तो इन तीनों के जो मूर्तियां हैं वो एक ही छत के नीचे है, इसलिए इस मंदिर को है वो त्रिकुटियम भी कहते हैं, त्रिकुटलियम इसे ये भी कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इससे एक ये भी बोला जाता है कि जो इस मंदिर को बनाने में जो आपके पत्थर यूज में लिए गए हैं वो पत्थर है वो तैरने वाले हैं, अगर उनको पानी में भी तैराया जाए तो वो पत्थर पानी में तैरेंगे, तो ये भी इसके बारे में कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर है वो तेलंगाना में स्थित है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया रोग के कारण मनुष्य में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या सामान्य लोगों से कम होती है। नींद लेते समय आरबीसी की संख्या में लगभग 5% की कमी आती है। सही कथन हमें चुनना है। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो जो सबसे पहले तो ये कि जो मलेरिया रोग होता है ये एक परजीवी जनित रोग है, परजीवी या फिर प्रोटोजोआ, जिसे प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। तो जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया रोग होने के कारण मनुष्य में आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या है वो कम नहीं होती, उनमें अधिक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो लोग होते हैं उनका रंग है वो लाल रंग का होता है थोड़ा। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके जो चमड़ी का रंग हो जाता है वो लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो आरबीसी की मात्रा है वो थोड़ी अधिक पाई जाती है। और इसमें अगला है कि नींद लेते समय आरबीसी की संख्या में 5% की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सोते हैं तो उस टाइम है जो ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता है वो अपेक्षाकृत कम पड़ती है, दिन की अपेक्षा है वो कम पड़ती है, इसलिए 5% की कमी आ जाती है। तो आपका ऑप्शन ए और सी ये दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि ए और सी है वो सही कथन दे रखी है। और एक क्वेश्चन कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें होता है पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है आरबीसी की कमी से। तो आप ये भी याद रखें। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड है वो रक्त समूह दे रखे हैं और इस साइड इनमें एंटीबॉडी और एंटीजन दे रखे हैं। हमें बताना है किस में कौन सा पाया जाता है। तो जो रक्त समूह होते हैं उनका निर्धारण जो आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण या फिर उनकी उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। किसका? रक्त समूह में एंटीबॉडी का निर्धारण, ठीक है। जो आपका ए रक्त समूह होता है ना उसमें ए तो एंटीजन होता है और आपका जो स्मॉल बी होता है वो एंटीबॉडी होता है। तो इसमें ए में ए आ जाएगा, या फिर सुमेलित असुमेलित पूछा है तो ए है, ये तो सुमेलित है। दूसरा है बी रक्त समूह है, तो बी रक्त समूह में तो बी तो एंटीजन होगा और जो आपका ए होगा एंटीबॉडी होगा वो अनुपस्थित होगा। ये इन्होंने इसमें दिया है। अगला जो ए बी होता है, ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें ए बी एंटीजन तो होते हैं लेकिन जो एंटीबॉडी होती है ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये इसमें असुमेलित है। दूसरा जो ओ रक्त समूह होता है उसमें एंटीजन तो अनुपस्थित होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है दोनों ए और बी वो दोनों उपस्थित होते हैं, यानी ये इसने उल्टा दे दिया। तो आपके 3 और 4 है वो असुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3rd।
3 और 4 असुमेलित है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर उत्पन्न करने में सहायक कार्सिनोजेंस मनुष्य के शरीर में ऑन्कोजिन्स को सक्रिय कर देते हैं। डायबिटीज रोग में व्यक्ति के घाव भर नहीं पाते तथा शरीर में जो आरबीसी होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। पेयजल में नाइट्रेट NO3 की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और त्वचा का कैंसर, आंतरिक अंगों का कैंसर व लसिका ग्रंथियों का कैंसर क्रमशः ल्यूकेमिया, लिम्फोमा व सार्कोमा कहलाता है। इसमें हमें असत्य कथन जो भी दिए हुए हैं वो हमें देखने हैं। तो इसमें अगर कथनों की बात करें तो कैंसर के बारे में देखें तो कैंसर क्या होती है, जो मनुष्य है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो अनियमित या फिर अनियंत्रित जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलती है, कैंसर बोला जाता है, उसे कैंसर कहती है। और जो पदार्थ होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करती है उन्हें क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेंस बोला जाता है। और ये मनुष्य में जो निष्क्रिय ऑन्कोजिन्स होते हैं उनको सक्रिय कर देते हैं। और जो कार्सिनोजेंस कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई रासायनिक उर्वरक हो गया, एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, इसके अलावा जो कार्बन युक्त धुआं होता है और प्रदूषित वायु, जल हो गए, और जैसे कोई ये भारी तत्व होते हैं जैसे पारा, आर्सेनिक ये हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये उदाहरण होते हैं कार्सिनोजेंस के। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो शरीर होता है उसके एक भाग से दूसरे भाग में कैंसर का प्रसार होता है, उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप नोट डाउन कर लेना कि शरीर में एक भाग से अन्य भागों तक कैंसर का प्रसार है वो कहलाता है मेटास्टेसिस। और इसमें अगर कैंसर के प्रकार देखें, कैंसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो जो त्वचा का कैंसर होता है उसे बोला जाता है मेलानोमा, या फिर इसे बोल दे हमें इसे कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं, कार्सिनोमा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अलग से नोट डाउन करवा रही हूँ आपको। दूसरा है जो ये त्वचा की होगी रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर बोलते हैं, वो होती है ल्यूकेमिया। अगर आंतरिक अंगों की कैंसर बोलें, आंतरिक अंगों की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना, ये होती है सार्कोमा, आंतरिक अंगों की होती है सार्कोमा। अगर लसिका ग्रंथियों की हो, लसिका ग्रंथियों की तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है लिम्फोमा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। त्वचा की मेलानोमा या कार्सिनोमा, रक्त की कैंसर ल्यूकेमिया, आंतरिक अंगों की सार्कोमा, लसिका ग्रंथियों की लिम्फोमा। और जो कैंसर का उपचार होता है, कैंसर का उपचार, इसमें 2 थेरेपी वो यूज की जाती है। पहली तो होती है कीमोथेरेपी जिसमें इंजेक्शन मान ले या फिर बोटल्स होती हैं, जैसे अपन है ना वो बोतल चढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से होती है। दूसरी होती है रेडियोथेरेपी। तो ये 2 थेरेपी इसमें यूज में की जाती है। एक इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैंसर के उपचार में जो यूज होने वाले समस्थानिक होते हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ये कौन कौन से होते हैं समस्थानिक, ये होते हैं कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131। वेरी इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक आपसे पूछ ले, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं। इसमें अगला है कि पेयजल में नाइट्रेट NO3 की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है, ये भी गलत है। इसमें कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ये भी मेरा आपको करवाया हुआ है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसे क्या बोला जाता है, मेथेमोग्लोबिनीमिया। मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया है ये। तो इसमें आपका जो असत्य दिया हुआ है B, C और D, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में होती है, कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर और नाइट्रोजन। अगर हम बात करें कि अभी तक जो वैज्ञानिक है
वैज्ञानिक है, वो अभी तक प्रकृति में है वो 118 तत्व है वो खोज पाए हैं, 118 तत्व खोज पाए हैं। और जो 118 इनमें से 2 तत्व ऐसे हैं जो कि लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका है मरकरी, जिसे बोलते हैं पारा, ये एक धातु है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है। और हमें क्या पूछा है इन्होंने पूछा है हमें अधातु, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। अगर धातु पूछ लेता तो मरकरी बोल देते या फिर पारा बोल देते। जो आपकी ब्रोमीन होती है, इसका अगर आपसे परमाणु क्रमांक भी पूछ ले तो परमाणु क्रमांक इसका होता है परमाणु क्रमांक 35। परमाणु क्रमांक होता है 35, जो कि सामान्य ताप और दाब पर जो ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण संगत आपतन कोण से बड़ा होता है। तो इसमें असत्य कथन जो सही नहीं है उसकी बात पूछी है। सबसे पहले बोला है कि अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी से 2 गुनी होती है, बिल्कुल सही है। लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये इन्होंने गलत दे दिया। क्यों? कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ये क्या होती है? ये धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो इसकी क्षमता भी है वो पॉजिटिव होगी। जबकि अवतल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसकी जो लेंस की क्षमता है वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो आपका ऑप्शन 2 है वो इसमें सही नहीं दे रखा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अभिलंब होता है उससे दूर हटेगी तो क्या होगा कि जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से बड़ा होता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि ये अभिलंब से दूर हटेगी तो कोण है वो अपवर्तन कोण है वो संगत आपतन कोण से बड़ा होगा। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि इन्होंने गलत दे रखा है। तो आपके ये मैंने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए। आज की क्लास थी साइंस के क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आपने खुद ने देखा होगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कितने इंपॉर्टेंट थे। तो क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।